नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे रिलायंस कैपिटल के बारे में और इस कंपनी की संपूर्ण विश्लेषण कर हम इसमें आगे क्या करना है इसकी रणनीति बनाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की कई बिजनेसेस हैं, किंतु मुख्य रूप से ऑयल रिफाइनरी और कंज्यूमर रिटेल बिजनेस इनका मुख्य बिजनेस है। लेकिन जो ब्रेड एंड बटर बिजनेस बोलेंगे वो इनका क्रूड ऑयल से रिलेटेड ही बिजनेस है। अब क्रूड ऑयल के बिजनेस को अगर दो पार्ट में बांटें तो एक तो हो गया ऑयल रिफाइनरी और दूसरी हो गई पेट्रोकेमिकल, क्योंकि जो जहाँ भी अगर ऑयल रिफाइनरी है तो ऑयल रिफाइनरी के जो बिजनेस का बाई प्रोडक्ट होता है वो पेट्रोकेमिकल होता है। तो इनके पेट्रोकेमिकल बिजनेस की भी हम विश्लेषण करेंगे कि उसकी क्या स्थिति है। अब इनकी एक जो अंतिम बिजनेस जो इसके बारे में आप कंज्यूमर रिटेल समझते हैं, तो कंज्यूमर रिटेल में इनके दो बिजनेस खास करके हैं। एक तो इनका जो रिटेल स्टोर्स हैं सारे वो हैं, और दूसरी है इनकी जियो जो इनका मोबाइल सेक्टर का बिजनेस है। तो जो कोरोना की स्थिति है उसमें जियो अपने पूरे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ चल रहा है, उसके बिजनेस में कोई कमी नहीं है और वो बिजनेस एक्चुअल रिलायंस के लिए आज की तारीख में एक किस्म से पिलर का काम कर रहा है। तो पहले हम ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल बिजनेस के कारोबार पर ठीक से अगर ध्यान दें तो देखेंगे कि वैश्विक कोरोना संकट के चलते क्रूड ऑयल की कीमत इतिहास में सबसे निचले स्तर पर आ गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह ऐसा इसलिए हुआ है कि पूरी दुनिया में एक साथ क्रूड ऑयल की डिमांड लगभग बिल्कुल ख़त्म होने जैसी हो गई है। हालत यहाँ तक पहुँच गया है कि अमेरिकी बाज़ारों में कल सोमवार को क्रूड ऑयल $0 प्रति डॉलर की कीमत पर बिक रहा था। आप समझिए, WTI क्रूड ऑयल की कीमत $0 प्रति बैरल तक हो गई थी और फाइनली लास्ट में तो यहाँ तक हालत चली गई थी कि जो सेलर है वह बायर को प्रति बैरल $37 तक ऑफर कर रहा था कि अगर आप मेरी एक बैरल ऑयल ले लो तो उल्टे हम तुम्हें तेल के साथ साथ $37 भी देंगे। मतलब सेलर एक बैरल क्रूड ऑयल जो बायर खरीदेगा उसे अपनी तरफ से $37 दे रहे थे। इस बात को अब आप समझ गए होंगे कि पेट्रोकेमिकल कंपनियों के लिए और प्रोडक्शन कंपनियों की मजबूरी है कि वो प्रोडक्शन लाइन को बंद नहीं कर सकते और दूसरी तरफ उन्हें उन क्रूड प्रोडक्शन को मार्केट में डिमांड नहीं होने से जब सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो रखेंगे कहाँ। इसलिए कल WTI क्रूड की प्राइस ऐतिहासिक रूप से निगेटिव हो गई थी। अब आते हैं अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। आप स्वयं देख रहे हैं कि पूरा भारत जब लॉकडाउन है तो रिलायंस की क्रूड ऑयल बिजनेस से जुड़े दोनों व्यवसाय, चाहे वह ऑयल रिफाइनरी हो या पेट्रोकेमिकल, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। और इससे भी बुरी खबर यह है कि यह स्थिति कोई महीने दो महीने में सुधरने वाली भी नहीं है। इस परिस्थिति के प्रभाव में आज रिलायंस के प्राइस की क्या मूवमेंट रही इसके चार्ट पर देखते हैं तो फिर हम आपको बताएंगे कि आगे अब क्या करना चाहिए। जब सुबह सुबह मार्केट ओपन हुआ था तो एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ इसकी प्राइस ओपनिंग हुई थी। लगभग 1210 रुपये के आसपास इसकी ओपनिंग हुई थी। फिर वहाँ से लगातार नीचे जाते रहा और फाइनली एक करीब 1 बजे के आसपास जो अपना लो बना रहा था वो 1164 रुपये के आसपास का लो बना रहा था। अब आप समझिए कि कहाँ 1210 से ओपनिंग हुई और 1164 का लो बना रहा था और फिर वहाँ से एक बल्क डील की खबर आती है। और बल्क डील भी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे मैनेज किया गया है प्राइस को। और वहीं से आप देखेंगे कि फिर एक बार रिवर्सल प्राइस में आई है और वो प्राइस कल की प्राइस के आसपास 1-2 रुपये ऊपर नीचे बंद हुआ है। तो ये तो रही इसके प्राइस की मूवमेंट। अगर इसके वनडे की चार्ट को देखें तो 20 दिसंबर 2019 को इसने जो अपना हाई बनाया था वो हाई बनाया था 1617 रुपये 55 पैसे का, लगभग 1620 रुपये के आसपास से हाई बनाया था। वहीं से इसकी लगातार गिरावट आप देख रहे हैं और गिरावट आते आते पीछे इसने एक लो बनाई थी, वो डिस्कस आपसे करना ज़्यादा ज़रूरी है। वो लो था 875 रुपये 65 पैसे का। तो कहाँ 1600 रुपये और कहाँ 875 रुपये, लगभग आधी कीमत पर रिलायंस इंडस्ट्रीज आ गई थी।
लेकिन वहाँ से फिर प्राइस का रिवर्सल हुआ और वो अब अपने 1251 या 1250 के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम आगे इसको देखें तो इसके RSI के स्ट्रेंथ को देखें तो RSI के स्ट्रेंथ ठीक ठाक है, क्योंकि RSI की स्ट्रेंथ जो इसकी दिख रही है वो 53 के आसपास दिख रही है, जो कमज़ोर नहीं कहा जा सकता। और प्राइस ओवर सोल्ड भी नहीं है, ओवरबॉट भी नहीं है, तो वहाँ भी इसकी हेल्थ ठीक ही लग रही है। अब MACD की बात करें तो MACD की पोजीशन में भी आप देखेंगे तो एक बुलिश क्रॉसओवर आपको यहाँ पे जनरेट हुआ दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ जब देखेंगे इसके प्राइस की मूवमेंट को तो यहाँ बुलिश क्रॉसओवर तो हुई है जनरेट, लेकिन प्राइस में धीरे धीरे कमजोरी दिख रही है। तो इससे आपको सावधान होने की ज़रूरत है। तो इसमें हमें अब क्या करना चाहिए? तो जब आप देख रहे हैं कि जब ये फरवरी के बाद जब कोरोना का कहर शुरू हुआ तो वहाँ से इसके प्राइस में ज़्यादा तेज़ी से कमजोरी आनी शुरू हुई। इनफैक्ट पूरे शेयर बाज़ार में ही कमजोरी आनी शुरू हुई। तो 1498 या 1500 रुपये के आसपास था और उस समय 200 दिनों की जो मूविंग एवरेज थी वो थी 1323 रुपये 91 पैसे, मतलब लगभग 1350 रुपये के आसपास। जब 200 दिनों के EMA को जब इसने अपना ब्रेक किया तो आपको वहाँ पर एग्जिट ले लेना चाहिए था। लेकिन चलिए, अगर आपने वहाँ पर एग्जिट नहीं लिया तो आपने देखा होगा आपके शेयर्स के रेट गोते खाते खाते 875 के आसपास आ गए थे। तो अभी भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आज मिली है जो बल्क डील के माध्यम से। और बल्क डील को पहले आपको बता दूं कि बल्क डील में पीछे भी देखने में आया कि जब भी रिलायंस में प्राइस में कमजोरी हो रही है तो रिलायंस की ही अपनी कंपनी इसमें बाइंग करके और इसके प्राइस को मेंटेन कर रही है। आप समझिए, एक दुकानदार अपने दुकान का माल खुद ही खरीद करके कितने देर तक उसका प्राइस को ठीक रख सकता है जब तक बाहरी बायर ना आए। तो आज भी सेम स्थिति दिख रही है। आप जब इस बल्क डील की रिपोर्ट को देखेंगे तो देखेंगे कि बायर कंपनी के ओनर कौन है, तो सेलर कंपनी भी सेम, बायर कंपनी भी सेम। तो इस प्रकार की स्थितियां इसमें बनती दिख रही हैं और प्राइस को ज़बरदस्ती मजबूत दिखाए जाने के लिए। लेकिन बहुत देर तक ऐसा हो नहीं पाएगा अगर स्थितियां रियली नहीं सुधरी और मार्केट रियली मजबूत नहीं हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में जो बल्क डील हुआ है उस वजह से अगर ये प्राइस ऊपर आया है तो आप ये समझिए कि आज ही आप जब 1164 तक जा चुके थे और एक बार आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है 1252-51 पे आने की, तो आप अपनी 50 दिनों की जो EMA है उसको लगा लें 1226 रुपये 24 पैसे का। जो EMA का लेवल है 50 दिनों का उसको लगा लें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर 1226 से नीचे जाए रिलायंस तो आप उस पे से एग्जिट कर लें टेम्प्रोरी बेसिस में। और आप देखेंगे कि अगर इसने 50 दिन की EMA को तोड़ा तो निश्चित रूप से 1000 रुपये के नीचे जाएगा और 1000 रुपये से नीचे जब जाएगा तो फिर आप एंट्री इसमें ले लीजिएगा। आपके शेयर की जो बाइंग प्राइस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगी इस एवरेज करने के बाद। अब जो नए निवेशक हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? तो जो नए निवेशक हैं, जैसे आज ही 1164 रुपये पर ये गया हुआ था, तो वहाँ पर इनको थोड़ी बहुत बाइंग कर लेनी चाहिए थी। और जिन्होंने अभी तक कोई बाइंग नहीं करी है उनके लिए सुझाव ये है कि जब ये 1200 को तोड़ता है तो वहाँ से आप धीरे धीरे करके इसमें एंट्री लेना शुरू करें और जितनी बार ये डीप करे उतनी बार आप इसको बाई करते जाएं। इस प्रकार आपकी एक ज़बरदस्त मल्टीबैगर पोर्टफोलियो बनेगी। कंपनी अच्छी है, हालात ऐसे हैं कि प्राइस गोते लगा रही है, तो इस गोते लगाने का आप भी लाभ लें और आप इस कंपनी में एंटर कर सकते हैं। फाइनली आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही करें। क्यों? क्योंकि पैसा है आपका तो उस पैसे को बचाने की जिम्मेवारी भी है आपकी। दोस्तों, अगर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज की जानकारी और विश्लेषण अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, फैमिली में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी, ऐसे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।